पहाड़ों की सुबह की पहली किरणों के साथ चलिए सुनते हैं एक नई कहानी फ्रॉम द हिल्स के साथ, जहां हर घाटी, हर गांव कुछ। नमस्कार, आज हम उत्तराखंड के इतिहास के 3 बहुत अहम समूहों पर बात करेंगे, थोकड़र, खश और कत्यूरी। जी, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन समूहों का असर सिर्फ सैन्य शक्ति तक ही सीमित नहीं था। बिल्कुल, बल्कि उनकी जो संगठनात्मक और सांस्कृतिक संरचनाएं थीं, उन्होंने इस पूरे हिमालय क्षेत्र पर बहुत गहरी छाप छोड़ी है। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम देखेंगे कि इनकी उत्पत्ति, इनकी भूमिकाएं, इनके आपसी रिश्ते कैसे थे और आज के दौर में उनकी क्या विरासत बांटी है। तो चलिए थोकड़रों से शुरू करते हैं। थोकदार यानी थोक मतलब वंश और दार मतलब मुखिया। हाँ, मोटे तौर पर यही मतलब है, वंश या संयुक्त परिवार का प्रमुख। लेकिन ये सिर्फ नाम के मुखिया नहीं थे। अच्छा, क्या भूमिका थी इनके असल में? देखिए, गढ़वाल के जो 52 गढ़ थे, उनके तहत ये लोग कर वसूलते थे, जमीन का रिकॉर्ड रखते थे, और तो और गांव की जो मिलिशिया होती थी उसके नेता भी यही थे। ओह, यानी लोकल लेवल पे काफी पावरफुल थे। बिल्कुल। और ये सीधे परगना अधिकारी को रिपोर्ट करते थे। दिलचस्प बात यह है कि अलग अलग इलाकों में इनके नाम भी अलग थे। जैसे उत्तर गढ़वाल में इन्हें सायाना कहते थे, भोटिया इलाके में बुध या बुधेर, सालन में कामिन। मतलब जमीनी स्तर पर यह व्यवस्था की एक अहम कड़ी थे। और सुनने में आया है कि इन्हें कुछ खास प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार भी थे। हाँ बिल्कुल, उन्हें खेती के लिए मुफ्त जमीन मिलती थी, शादी या बच्चे के जन्म पर पिठाई नाम का एक तोहफा मिलता था, और घी पर टैक्स लगाने का भी अधिकार था। उनकी खास पोशाक भी थी, अंगरखा। और ये कौन लोग होते थे, मतलब किस जाति या वर्ग से? शुरुआत में तो ज्यादातर राजपूत जमींदारी थे, पर बाद में कुछ खश राजपूत परिवार भी थोकदार बने। रावत, बिष्ट, नेगी जैसे सरनेम अक्सर इनसे जुड़े मिलते हैं। और क्या ये पहचान आज भी जिंदा है? थोकदार शब्द का इस्तेमाल होता है? हाँ, आज भी एक सम्मान सूचक शब्द है। आप देखिए, बागेश्वर के मेलों में आज भी थोकदार वंशज रावण दहन करते हैं। अच्छा। और 1902 में कुमाऊं रेजिमेंट में बाकायदा थोकदार कंपनी बनाई गई थी। ये दिखाता है कि पहचान कितनी गहरी है। थोकदारों के साथ साथ या शायद उनसे भी पहले खश लोगों का जिक्र आता है। ये तो बहुत प्राचीन माने जाते हैं ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। खश का जिक्र तो आप मानिए ऋग्वेद तक में है। ऋग्वेद में? जी हाँ। गढ़वाल कुमाऊं का पूरा इलाका ऐतिहासिक रूप से खश देश कहलाता था। बाद में कत्यूरी शिलालेखों में भी खश मंडल का उल्लेख मिलता है। तो ये सिर्फ योद्धा थे या इनका कोई संगठित ढांचा भी था? नहीं, सिर्फ योद्धा नहीं, इनका अपना एक सामाजिक सैन्य संगठन था जिसे दस्या प्रणाली कहते थे। दस्या प्रणाली ये क्या थी? मतलब 10 योद्धाओं का एक समूह। ये उनकी संगठनात्मक और सैन्य कुशलता का आधार था। उनके हथियार भी खास थे, खड़ग, ढाल और पहाड़ी तट्टू। अच्छा। और वो सिर्फ लड़ाई ही नहीं, उन्होंने तिब्बत और तराई के बीच जो व्यापार मार्ग थे, उनकी सुरक्षा के लिए खश चौकी भी बनाई थी। और संस्कृति, भाषा, पहनावा, धर्म? सांस्कृतिक रूप से भी बहुत रिच थे। आज की जो कुमाऊनी गढ़वाली भाषाएं हैं, उनकी जड़ें कहीं न कहीं इनकी भाषा से जुड़ी हैं। पहनावे में ऊनी चोला, पहाड़ी टोपी और साथ में खुखरी या खड़ग। और धर्म में देखें तो देवी देवता पंथ, नंदा सुनंदा, गोलज्यू जैसे देवता इनके प्रमुख थे। कई गांवों में आज भी खड़ग नृत्य होता है, जो इनकी परंपरा है। तो ये विरासत आज भी चल रही है? बिल्कुल। आज भी आप देखेंगे कि खश वंशज सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ में बड़ी संख्या में भर्ती होते हैं। एक खश राइफल्स नाम का एनजीओ भी है। हाल तक इन्हें ओबीसी का दर्जा था, अब एसटी दर्जे की मांग भी चल रही है। तो ये तो हुई स्थानीय शक्तियां, थोकडर और खश। इनके ऊपर एक बड़ा साम्राज्य भी था, कत्यूरी राजवंश, जिन्हें हिमालय का पहला साम्राज्य भी कहते हैं। जी हाँ, कत्यूरी। इनका समय लगभग 700 से 1200 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनकी राजधानियां भी अलग अलग समय पर रहीं। कत्यूर घाटी बागेश्वर, कार्तिकेयपुर, जोशीमठ और यहां तक कि डोटी नेपाल में भी। और इनका राजनैतिक ढांचा कैसा था? काफी व्यवस्थित था। कहते हैं इनकी 52 शाखाएं थी। राजा, राजाधिराज जैसी उपाधियां इस्तेमाल करते थे। नाम के आखिर में देव लगाते थे। अपनी सेना थी, खड्ग सेना। और किले भी बनाए, जैसे द्यूरी कोट, चौखुटिया किला। ये सब उनकी ताकत दिखाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ राजनीतिक या सैन्य ताकत ही थी? संस्कृति या वास्तुकला में भी कुछ योगदान रहा इनका? वो मंदिरों की बात आती है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने वास्तुकला में एक खास मंदिर किला शैली विकसित की।
बैजनाथ, जागेश्वर के मंदिर इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। अच्छा। उनके शिलालेख मिलते हैं जिनमें भूमि, सोना, घोड़े दान करने का जिक्र है। ये उनकी समृद्धि और धार्मिकता दिखाता है। उनका एक खास त्रिशूल ध्वज भी था। इतना बड़ा साम्राज्य, फिर इसका अंत कैसे हुआ? वही जो अक्सर होता है। करीब 1200 से 1350 ईस्वी के आसपास आपसी झगड़े बढ़ गए, बाहरी हमले भी हुए। इससे साम्राज्य कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे बिखर गया। तो क्या वो पूरी तरह खत्म हो गए? नहीं, खत्म नहीं हुए। उनके वंशज आज भी हैं जो कैथ्यूरा उपनाम इस्तेमाल करते हैं। बाद में चंद वंश ने उनके कई इलाकों पर कब्जा कर लिया, लेकिन कथ्यूरी देवपंथ और परंपराएं जैसे द्वाराहाट का कथ्यूरी महोत्सव वो आज भी जीवित हैं। तो ये तीनों समूह, थोकदर, खश, कत्यूरी, एक ही इलाके में एक ही समय के आसपास थे। तो इनके बीच रिश्ते कैसे थे? क्या ये अलग अलग थे या जुड़े हुए थे? ये समझना बहुत जरूरी है। असल में ये काफी हद तक जुड़े हुए थे। ऐसा माना जाता था कि कथ्यूरी राजा अक्सर खश मंडल के जो ताकतवर मुखिया होते थे उन्हें थोकदार की उपाधि दे देते थे। ओह, तो ये उपाधि कत्यूरियों से भी मिली? हाँ, ऐसा लगता है। और गढ़वाल में कई कैथ्यूरी खश परिवार बाद में थोकदार बन गए। यही वजह है कि आज भी आप देखेंगे कि एक ही खानदान के लोग कभी थोकदार कहलाते हैं तो कभी कैथ्यूरा। अच्छा। वो एक ही पेड़ की अलग अलग शाखाओं जैसे हैं। ये तो वाकई दिलचस्प कनेक्शन है। और इसका असर, मतलब इस मिलीजुली सैन्य विरासत का असर आज की मिलिट्री परंपराओं पर भी दिखता है। बिल्कुल। अंग्रेजों ने जब 1815 के बाद गोरखाओं से लड़ाई लड़ी तो उन्होंने बड़े पैमाने पर खस गढ़वाली सैनिकों की भर्ती की। हाँ, ये तो सुना है। फिर आजाद हिंद फौज आईने में देखिए, उत्तराखंड से हजारों लोग शामिल हुए। और भारत के जो पहले परमवीर चक्र विजेता थे, मेजर सोमनाथ शर्मा, वो कुमाऊं रेजिमेंट से ही थे। जी। आज भी कई गांवों में 15 अगस्त को थोकदार स्मृति दौड़ होती है। ये उसी पुरानी सैन्य परंपरा की याद दिलाती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि थोकडार, खश और कत्यूरी सिर्फ अलग अलग नाम या शासक नहीं थे, बल्कि ये उत्तराखंड की प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान की नींव रखने वाले, आपस में गहराई से जुड़े हुए समूह थे। बिल्कुल सही कहा आपने। इनकी बनाई व्यवस्थाएं, इनके रीति रिवाज, इनकी वीरता की कहानियां, ये सब मिलकर ही तो इस क्षेत्र की पहचान बनाते हैं, उसकी आत्मा बनाते हैं। हाँ, और ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे इन प्राचीन समूहों की संगठनात्मक और सांस्कृतिक विरासत आज भी, इतने सालों बाद भी, हिमालय क्षेत्र की समकालीन पहचान और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करती है। इन पुरानी संरचनाओं की गूंज आज पहाड़ के जीवन में किस तरह सुनाई देती है, ये सोचने वाली बात है। ये थी आज की पहाड़ी बात। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में फ्रॉम द हिल्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं, महसूस की जाती हैं।